नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, और जो हमारा थर्ड टॉपिक है वैदिक काल चल रहा है। तो वैदिक काल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि सभी को पता होना चाहिए, वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला आता है ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। फिर उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक चला। अब इसके विभाजन का आधार क्या रहा है? तो पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, साथ ही साथ जीवन यापन में परिवर्तन, इस आधार पे काल का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की। तो ये याद रखिएगा, जो ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था थी, इसका जो आधार लिखा गया है अर्थव्यवस्था का, वो ऋग्वेद के आधार पे लिखा गया है। ठीक है, तो वैदिक कालीन जब आप देखते हैं तो ऋग वैदिक काल में आप देखेंगे तो साहित्यिक आधार आपको जो मिला है वो ऋग्वेद मिला है। और इसमें क्या मिला है कि जो आर्थिक गतिविधियां थी, जिसमें पशुपालन का सर्वाधिक महत्व हुआ करता था। मतलब जो आप देखेंगे तो पशुपालन ही इनका क्या होता था, प्राथमिक जो सोर्स होता था इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, तो पशुपालन हुआ करता था। पशुओं की रक्षा एवं वृद्धि के लिए मंत्र, हवन, यज्ञ वगैरह होते थे। जीवन के अलग अलग गतिविधियों से संबंधित विभिन्न शब्दों में आप पशुओं का, विशेषकर गाय का नाम आप जरूर सुनते हैं। ठीक है, तो गाय के महत्व बहुत ज्यादा था ऋग्वैदिक काल में। अब बात करते हैं, जैसे राजा को गोपति कहते थे। क्या कहते थे? राजा को गोपति कहा जाता था। समय के लिए गोधुली शब्द यूज होता था और दूरी के लिए गवयुति शब्द यूज होता था। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो ऋग्वैदिक काल था कृषि नहीं होती थी, कृषि होती थी, लेकिन उस समय जो कृषि थी उसमें याद रखना है, जीवन निर्वाह, जितना जीवन निर्वाह के लिए जरूरी होता था उतना कृषि आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि ऋग्वैदिक काल है ना, ऋग्वेद में आप देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि फसलों की बुआई, सिंचाई और कटाई, इन सब का आपको पूरी की पूरी जानकारी ऋग्वेद में मिल जाती है। अब ऋग्वेद में विभिन्न फसलों में आप देखेंगे तो जौ शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। जौ को यव कहा जाता था। नेक्स्ट, विभिन्न शिल्पों में आप देखते हैं तो विभिन्न शिल्पों का उल्लेख आपको मिल जाता है, जिसमें रथकार, चर्मकार, कुम्हार और ताम्र शिल्पी जैसे, इनका भी उल्लेख आपको मिलता है ऋग्वेद में। और खास बात एक हर किसी को पता है, जो आर्य थे वो कैसे थे? वो फाइटर प्रकृति के थे, तो लड़ाके थे। और उस समय, उस टाइम पीरियड मतलब ऋग्वेद काल में जब लड़ाई वगैरह होती थी, वो किसके लिए होती? पशुओं के लेके लड़ाइयां हुआ करती थी। और पशुओं पे क्या करते थे ये लोग? अधिपत्य जमाया करते थे। मतलब सोचिए, वो टाइम पीरियड था, अजीब था। मतलब लोग जानवरों के लिए लड़ते थे कि चलो ठीक, हमारा ये, हमारे पास इतने पशु हो गए, हमारे पास इतने पशु हो गए। हर एक कबीले के पास पशुओं की संख्या पे ही डिपेंड करता था कौन कबीला कितना ताकतवर वगैरह है। तो इसलिए पशुओं का बहुत ज्यादा महत्व, स्पेशली गाय का महत्व सर्वाधिक था। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ऋग्वेद में आप देखेंगे तो व्यापार, सिक्के एवं शहरों के प्रमाण नहीं मिलते। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें की जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्वाह, कैसी थी? निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। निर्वाह मतलब सिर्फ इतना था कि जितने आप जीवन निर्वाह कर ले जाए, सरप्लस नहीं था, अधिशेष उत्पादन नहीं हुआ करता था। ठीक है, बस यही रीजन है। और खास बात है, जब पशुपालन है ना, जब कोई भी समाज जिसका प्राथमिक उद्देश्य पशुपालन होगा, फिर जाहिर सी बात है वहां पे आप ना तो व्यापार देखेंगे, और व्यापार नहीं रहेगा तो सिक्के नहीं रहेंगे। सिक्के और शहर, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब आपके पास अच्छी खासी प्रोडक्शन होगी तो आप व्यापार बेचेंगे। और व्यापार बेचने के लिए दो ही चीजें चलेगी, या तो आप खरीदोगे, मौद्रिक प्रणाली होगी, या तो वस्तु विनिमय प्रणाली होगी। तो ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो कब नहीं मिलती हैं? तो ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो उत्पादन या लूट का जो सबसे ज्यादा हिस्सा राजा या पुरोहित को ही मिलता था। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। अभी तक हमने जो भी चीजें देखा वो ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का पार्ट थी। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की। तो देखिए, यहाँ कहा जाता है उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में जो आर्य थे वो गंगा नदी के दोआब की तरफ आ गए थे। ठीक है, गंगा यमुना का दोआब मतलब जो उत्तर का मैदान है, और इस मैदान को क्या बोला जाता है साथियों? मोस्ट फर्टाइल, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदानों में से एक गंगा यमुना है ना, जो उत्तर भारत का मैदान आप देखते हैं, गंगा यमुना का दोआब, उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, जहां आप देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो सप्त सैंधव क्षेत्र थे, और सप्त सैंधव क्षेत्र के साथ ही साथ आप देखते हैं तो उन लोग को
कुछ चीजें पता थी, जैसे कि मतलब गंगा यमुना ये सारी चीजें पता थी, लेकिन ज्यादातर उनका वो जो फोकस ऑफ सेंटर होता था वो सप्त सैंधव का क्षेत्र होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते देखते हैं इन लोग का जो पूरा का पूरा तो गंडक सदा नीरा तक जाता है, और साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ आप देखते हैं तो नर्मदा रेवोतरा तक आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में आर्य रेवोतरा तक का उल्लेख करते हैं, मतलब नर्मदा नदी का उल्लेख करते हैं। और नर्मदा नदी हर किसी को पता होना चाहिए विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बीच में बहती है, और ये आप मध्य प्रदेश में देखते हैं नर्मदा नदी को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए दो चीजें कहा जाता है कि इकोनॉमी से सोसाइटी पॉलिटी रिलीजन को आसानी से रिलेट किया जा सकता है, ऐसा मार्क्सवादी लेखन कला भी कहती है कि अगर आप इकोनॉमी जानते हैं तो आप उस समाज के सोसाइटी, राजनीति और रिलीजन इन सब के बारे में आसानी से समझा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मार्क्स के अकॉर्डिंग बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक कालीन, क्योंकि हम उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो हमें उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को समझना जरूरी है। और साथ ही साथ याद रखना आपको ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को कंपेयर करते हुए चलना है। तो देखिए जो भी प्राइमरी बिगिनिंग होगी वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ऋग वैदिक काल में। लेकिन जब उसका एक्सट्रीम वर्जन आप देखेंगे धीरे धीरे जब वो ज्यादा हायर लेवल की तरफ जाएगी तो वहां आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, बस इतना आपको फोकस रखना है। जो सबसे प्रारंभिक स्थिति होगी वो ऋग वैदिक काल की होगी, और जब से है ना जब आप देखते हैं तो अपर स्थिति की तरफ जो जा रहा होगा तो वो उत्तर वैदिक काल में जा रहा होगा। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना है कि जो ऋग वैदिक काल थे यहाँ पे राइट्स ज्यादा मिल रहे थे, और उत्तर वैदिक काल में देखिए जब पावर किसी एक है ना जब चरम पे जा रही होती है तो फिर मतलब कहीं ना कहीं पावर क्या हो रही होती है, केंद्रित हो रही होती है। राजशाही की बात करें, जब राज सत्ता लोकतंत्र वगैरह राजतंत्र चलता है तो क्या होता है, पावर एक व्यक्ति में संचित होना शुरू हो जाती है, तब बड़े बड़े किंगडम वगैरह स्टेब्लिश होते जाते हैं। ठीक है, और देखिए जब वही आप देखते हैं तो ऋग वैदिक काल में राजा क्या होता था, एक मतलब समूह का राजा होता था। पहले जन आएगा, फिर जनपद आएगा, फिर महाजनपद आएगा। तो पहले जन एक कबीले होते थे, उन छोटे छोटे कबीलों का लीडर हुआ करता था जो पशुओं के लिए लड़ाई करता था, तो वो ऋग वैदिक काल था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो जन से जनपद बन चुके थे। ठीक है, तो हम वही चीजें बस आपको समझनी है, जाननी है। तो ऋग वैदिक काल की तुलना में कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन जो आर्थिक गतिविधियां थी वो कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। पहली चीज क्या दिखती है कि जो गंगा यमुना का दोआब है वो आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया है। जहां वो पहले सप्त सैंधव था, सप्त सैंधव, वो अब क्या हो गया, गंगा यमुना का दोआब हो गया। अब जब इस क्षेत्र में आएंगे तो इन्हें क्या मिलेगा, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड मिल जाएगी। और साथ ही साथ देखेंगे तो इसी समय पीरियड में मतलब आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में ही जो आर्य थे उन्हें लोहे का ज्ञान हो गया था। और कहा जाता है कि जब इन्हें लोहे का ज्ञान हुआ, आग की खोज तो पहले ही हो चुकी थी, तो आग और लोहे ने इनके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाया। अब वो कैसे, क्योंकि इन्होंने आग से क्या किया, वनों और जंगलों को जलाया। जलाएंगे कैसे, तो पहले भाई पेड़ वगैरह काटेंगे, तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाई, लोहे की कुल्हाड़ियां बनाई, लोहे के बहुत सारे औजार बनाए। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जंगल साफ किए, तो जंगल जब साफ होते गए तो क्या हो गया, कृषि योग्य भूमि डेवलप होती चली गई। ये खास रहा है। और दूसरी चीज, पशुपालन की तुलना में अब ये लोग क्या हो गए, कृषि सेंट्रिक, एग्रीकल्चर सेंट्रिक हो गए, मतलब कृषि पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिए। जब कृषि पे ज्यादा ध्यान देंगे तो इनके पास क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, उत्पादन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। जिसमें आप देखते हैं तो गेहूं, गेहूं के लिए गोधुम शब्द यूज होता है, गोधुम याद रखना है। चावल के लिए ब्रीही, तंदुला या सली शब्द यूज होता है, और वहीं जौ के लिए यव शब्द यूज होता है। नेक्स्ट एक चीज और आपको याद रखना है, जो उत्तर भारत में आप देखते हैं तो लोहे का जो सबसे पहले आप देखते हैं प्रयोग, तो वो अतरंजी खेड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। वहीं दक्षिण भारत में आप देखते हैं तो हल्लूर, हल्लूर आपको मिलेगा कर्नाटक में। तो यहाँ पे आपको प्रथम लोहे के प्रमाण मिलते हैं, कहाँ, अतरंजी खेड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हल्लूर कर्नाटक में आपको सर्वप्रथम लोहे के प्रमाण मिल जाते हैं। कब मिलते हैं, तो 1050 बीसी के आसपास आपको देखना मतलब साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं, अगर प्रारंभ में आप देखते हैं तो जब लोहे का खोज हुआ तो इन्होंने लोहे का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया तो वो युद्ध क्षेत्र के लिए किया। युद्ध क्षेत्र के लिए मतलब हथियार बनाए, तलवार भाले वगैरह जो भी चीजें हुई तो उन्होंने लड़ाइयां के लिए बनाए ये लोहे। फिर उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर क्षेत्र में यूज किया। जब उन्होंने तलवार मतलब वेपन्स बना लिए, फिर उसके बाद उन्होंने फाल बनाया। फाल मतलब जो जैसे क्या जमीन को जोतते हैं तो वो जो लोहे का होता, पहले लकड़ी का यूज करते थे, अब उसकी जगह लोहे का यूज करने लगे। अब इससे क्या हुआ, जमीन को अंदर तक क्या होने लगा, खुदाई मिली, और जिससे क्या हो गया, प्रोडक्शन में ऑटोमेटिक क्या हुई, ग्रोथ देखने को मिली।
अब ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों ही कालों में आप देखते हैं तो भूमि के निजी स्वामित्व का उल्लेख नहीं मिलता। एक बात हमेशा याद रखना है कि जो ऋग्वेद है और उत्तर वैदिक है काल है, दोनों में आप देखेंगे तो भूमि का जो है किसी खास व्यक्ति के पट्टे में नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना, तो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता था। नेक्स्ट जगह पूर्ववर्ती काल की तुलना में कुछ नए शिल्पों की जानकारी आपको मिल जाती है। तो देखिए जैसे जैसे ऋग्वेद में आप देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में आपको क्या देखने को मिला था, जिसमें रथकार, चर्मकार, कुम्हार इस तरीके का आपको शिल्पी देखने को मिल गए थे। लेकिन वही जब आप उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा भी ऐड हो गए, जिसमें आएंगे रंगसाजी कला वाले आ गए, फिर पीजीडब्ल्यू बर्तन है ना, जिसे क्या बोलते हैं, पीजीडब्ल्यू मतलब पेंटेड ग्रेवेयर है ना, चित्रित धूसर मृदभांड बोलते हैं। और तांबे के साथ साथ लोहे का भी उल्लेख अब आपको मिलने लगेगा, ठीक है ना। इसे लोहे को कृष्ण अयस बोला गया, ठीक है, कृष्ण अयस मतलब लोहा, ठीक है। और उत्तर वैदिक साहित्य से ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। उत्तर वैदिक साहित्य जब बात करेंगे तो तीनों वेद ऐड कर देंगे। ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद के टाइम में था, मतलब ऋग्वैदिक काल में, फिर उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो हैं वो उत्तर वैदिक काल में ही लिखे गए थे। नेक्स्ट, सीमित व्यापार का उल्लेख अब आपको मिलना शुरू हो चुका था। जहां आप देखते हैं पहले सिक्के, व्यापार, शहर का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता था, वो आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलना शुरू हो चुका था। मतलब सीमित व्यापार आपको मिलता है, लेकिन हालांकि अभी सिक्के और शहर का प्रमाण नहीं मिलता था, लेकिन व्यापार का प्रमाण मिलना शुरू हो गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में उनका जो प्रोडक्शन था वो बढ़ चुका था। अब जब वो अधिशेष की तरफ जा रहे थे, मतलब अधिशेष पूर्ण रूप से नहीं हुए थे लेकिन अधिशेष की तरफ जा रहे थे, जीवन निर्वाह से अधिशेष की तरफ जा रहे थे, तो उनके पास जो भी होता था प्रोडक्शन, अब उसे क्या करना चाहते थे, वो बेचना चाहेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, व्यापार डेवलप होगा, ठीक है। या फिर कोई वस्तु का जो शिल्प वगैरह बन रहे हैं तो उन सबको भी तो बेचा जाएगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं क्या होना है कि छोटे मोटे मार्केट आपको देखना शुरू हो गए थे, ठीक है। और कुल मिलाकर जो आर्थिक जीवन है वो निश्चित तौर पर बदलाव में दिखाई पड़ना शुरू हो गया था। जो आर्थिक जीवन था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, अब इससे समाज में भी क्या हो रहा था, बदलाव देखने को मिल रहा था। अधिशेष उत्पादन की तरफ समाज बढ़ रहा था। खास बात यह है। जो अब अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैदिक काल राज्य, है ना, वैदिक कालीन राजनीति। अब वैदिक कालीन राजनीति में हम 2 पॉइंट देखेंगे। पहला देखेंगे ऋग वैदिक कालीन राजनीति कैसी थी, फिर उसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन राजनीति कैसी थी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ साथियों, ये थोड़ा टॉपिक है ना, थोड़ा बोरिंग होता है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन चलता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंग रूप से समझेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी चीजें कैसे बदल रही हैं, कैसे हो रही हैं। जैसे कि ऋग्वेद में क्या होगा, जो भी चीजें चलेंगी वो प्राइमरी, मतलब बहुत एकदम प्राथमिक सोर्स के तौर पे चाहिए, वो भी शुरुआती दौर होगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल होगा जब कोई अचानक से चीज हो जाएगी तो वो उसमें रेवोल्यूशन देखना शुरू हो जाएगा, क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को जब मिलना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाइए उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगी, जब आप समाज की तरफ पढ़ेंगे तो हम समाज वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी समझाएंगे चीजें कैसे बदल रही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आप पूरी की पूरी वीडियो देख रहे हैं, और जो पूरी वीडियो देखते हैं तो भाई लोग प्लीज कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ कुछ लोग हैं हमारे जो व्यूअर्स वो पूरी वीडियोस देखते हैं और उन्हें कुछ न कुछ समझ में आ रही, कुछ चीजें जानने को उन्हें मिल रहा है, या फिर मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली मानूं कि मैं कुछ चीजें आप लोग को बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।